भूपेंद्र बख्शी खुश होते हुए धीरे से कहता है, तो ठीक है, फिर मैं फैसला सुना देता हूँ कि इस साल वांगला त्योहार गांव में नहीं बनाया जाएगा। दिलीप भूपेंद्र को गुस्से से घूरते हुए कहता है, चुप हो जा, फैसला लेने का हक तुझे है या मुझे? दिलीप का गुस्सा देखकर भूपेंद्र बख्शी एकदम चुप हो जाता है। दिलीप अपना फैसला गांव वालों को सुनाते हुए कहता है, माना कि गांव में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी को बदल दिया जाए। मोहित की 13वीं भी 13 दिन की जगह 3 दिन में ही कर दी है रतन ने। अब तक तो उसकी आत्मा को शांति भी मिल गई है। वैसे ही गांव में अभी दुख का माहौल है और माहौल को बदलने के लिए मुझे लगता है कि गांव में इस साल भी वांगला त्योहार। दिलीप अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर युग पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच चुका था। युग को देखकर दिलीप चुप हो जाता है। युग को देखकर दिलीप को गुस्सा आने लगा था और वो गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि दिलीप अपना फैसला बदलने की सोचने लग जाता है। दिलीप अपना फैसला बदलता उससे पहले भीड़ में बैठा हुआ एक आदमी कहता है, बताइए मालिक, आपका क्या फैसला है? आपका ही फैसला हमारे लिए मान्य होगा। अगर आप कहेंगे वांगला त्योहार मनाना है तो ही मनाएंगे, अगर कहेंगे नहीं मनाना तो नहीं बनाएंगे। दिलीप का युग पर से ध्यान हट जाता है और वो अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हर साल की तरह इस साल भी वांगला त्योहार हमारे गांव में 2 दिन तक मनाया जाएगा। मोहित की मौत के कारण त्योहार न मनाना देवी देवताओं का अपमान करना होगा। नियम सबके लिए एक ही है। अगर गांव में किसी और की मौत हुई होती तब भी ये त्योहार मनाया जाता तो फिर अब भी मनाया जाएगा। पर मोहित की आत्मा की शांति के लिए हम इतना कर सकते हैं कि इस साल वांगला त्योहार धूमधाम से ना मनाकर बस रौंका मुचा गांव और बंगला मुडा गांव के ही लोगों के बीच मनाया जाएगा। दूसरे गांव वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दिलीप युग की तरफ देखते हुए कहता है, ना ही गांव के बाहर से आए हुए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। बल्लू, ये कैसी व्यवस्था करके रखी है? पता है ना, मीटिंग में बस गांव के लोग ही उपस्थित होते हैं। ये कैसे कैसे लोग आने लग गए हैं मीटिंग में, सारी व्यवस्था बिगाड़ के रख दी है। ये तंज दिलीप ने युग के लिए कसा था और युग दिलीप का ये तंज समझ गया था। युग अभिमन्यु से कहता है, अच्छा अभिमन्यु, तुम लोग ये मीटिंग अटेंड करो, मैं चलता हूँ। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही कायर कहता है, अरे कहाँ जा रहा है तू? अभी अभी तो आए हैं हम, और अभी तो मीटिंग ढंग से शुरू भी नहीं हुई। अभी देखना कितनी बहस होती है इस बात को लेकर कि वांगला त्योहार रौंका मुचा गांव में बनाया जाएगा या फिर बंगला मुडा में। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार तुम लोग करो ना मीटिंग अटेंड। तुमने यहाँ तक आने के लिए कहा था तो मैं आ गया, यही बहुत है। मुझे नहीं जाना कि मीटिंग में क्या होने वाला है। वैसे भी मैं इन दोनों ही गाँव का सदस्य नहीं हूँ, तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अभिमन्यु युग की बात सुनकर समझ जाता है कि आखिर बात क्या थी, युग क्यों इतना चिढ़ रहा था। अभिमन्यु कहता है, ठीक है, तू जाना चाहता है तो चले जा, पर अच्छे से जाना, और यदि मन करे तो गांव भी घूम लेना। घुमाना तो मैं ही चाहता था, पर क्या करूं, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है ना। आखिर में ये लोग रजिस्टर में लिखते हैं कि किसके घर से कौन आया था और कौन नहीं। युग कहता है, ठीक है, तुम रुको यहीं पर, मैं जाता हूँ, बाय। इतना कहकर युग वहां से चले जाता है। रतनपाली, जो कि दिलीप के बगल में बैठा हुआ था, दिलीप का ये फैसला सुनकर उसका मन गुस्से से भर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बेटे की मौत के बाद भी दिलीप ऐसा फैसला सुनाएगा। वो नहीं चाहता था कि गांव में वांगला त्योहार मनाया जाए। रतनपाली बोलना चाहता था कि दिलीप अपना फैसला बदल ले, पर वो दिलीप को अच्छे से जानता था। दिलीप को अब कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं, वो अपना फैसला सुना चुका था। दिलीप अब अपना फैसला नहीं बदलने वाला था। भूपेंद्र बख्शी को भी दिलीप पर गुस्सा आने लगा था और वो दिलीप को उसका फैसला बदलने के लिए मजबूर करते हुए कहता है, पर दिलीप जी, यक्षिणी का क्या? आप जानते हैं ना, वो आज़ाद हो गई है और उसकी आज़ादी के बाद त्योहार मनाना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। हमें त्योहार मनाने की जगह यक्षिणी के बारे में सोचना चाहिए कि उसका क्या करना है, वरना फिर अमावस्या की रात कोई मर्द को वो अपना शिकार बनाएगी। दिलीप भारी आवाज में कहता है, तुझे मैंने पहले भी बोला था ना कि यक्षिणी की फिक्र तू मत कर। उसका क्या करना है वो सब मुझ पर छोड़ दे। यक्षिणी अमावस्या की रात क्या किसी का शिकार करेगी? आज रात तो खुद उसका शिकार हो जाएगा। भूपेंद्र बख्शी दिलीप को घूरते हुए कहता है, क्या कहा आपने? आज रात यक्षिणी का शिकार होगा, पर कैसे? बातों बातों में दिलीप को पता ही नहीं चला था कि उसके मुंह से क्या निकल गया था। दिलीप बात को घुमाते हुए कहता है, मैंने कहा यक्षिणी का इंतजाम हो जाएगा, उसकी फिक्र मत कर। वो किसी मर्द का शिकार नहीं कर पाएगी, समझा? तू बस वांगला त्योहार की तैयारी कर। इतना कहकर दिलीप कुर्सी पर से उठ जाता है और वहां से जाने लग जाता है। बल्लू काका भी दिलीप के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। एक तरफ ये फैसला हो गया था कि इस साल भी गांव में वांगला त्योहार मनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर रजनी ये जानने में लगी हुई थी कि सुदेश जो काला बैग लेकर आया था उसके अंदर क्या था।
सुदेश कमरे के अंदर घुसते ही सो गया था, जिस कारण रजनी को मौका ही नहीं मिल पाया था ये पूछने का कि सुदेश कहाँ पर गया था और काले बैग में क्या लेकर आया था। सुदेश बेड के ऊपर खर्राटे लेकर सो रहा था तो वहीं पर रजनी खड़ी हुई थी। वो अपने हाथों को सुदेश के सिर के ऊपर फेर कर इस बात की पुष्टि कर रही थी कि सुदेश गहरी नींद में सो गया था या नहीं। रजनी अपना हाथ सुदेश के नाक के पास ले जाते हुए कहती है, लगता है ये सुदेश सो गया, सोएगा भी कैसे नहीं, इतना थका हुआ जो था, पता नहीं कहाँ गया था। खैर, जहाँ भी गया हो जरा देखो तो ये काले बैग में क्या लेकर आया है, जिसे इसने सिर्फ उस दिलीप को दिखाया था, मुझे भी नहीं। सुदेश ने वो काला बैग बेड के नीचे रखा था और ये बात रजनी को पता थी। रजनी आराम से नीचे झुकती है और धीरे से बिना कोई आवाज किए वो काला बैग बेड के नीचे से निकाल लेती है। रजनी भी बैग के पास ही जमीन पर बैठ जाती है। रजनी धीरे धीरे, ताकि आवाज ना हो, काले बैग की चेन खोलने लग जाती है। जब वो बैग की चेन खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक कांच की बोतल रखी हुई थी। उसको उसके अंदर अभी नीला केचुआ दिखाई नहीं दिया था क्योंकि वो बोतल बैग के अंदर उसे आधी ही दिख रही थी। रजनी वो कांच की बोतल को देखते हुए कहती है, अरे ये बोतल कैसी, इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो सुदेश ने इसे इतना संभाल कर और हम सबसे छुपा कर रखा है। यही बड़बड़ाते हुए रजनी वो बोतल बैग के अंदर से बाहर निकाल लेती है। जैसे वो बोतल को पूरा बाहर निकालती है उसे वो नीला केचुआ दिख जाता है जो कि बोतल के तल पर बैठा हुआ था। रजनी उस नीले केचुए को देखकर हैरान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक नीला केचुआ था। उसने आज तक बस नीले केचुए को किस्से कहानियों में ही सुना था, हकीकत में इससे पहले कभी नहीं देखा था। रजनी नीले केचुए को बड़ी बड़ी आंखें करके देख ही रही थी कि तभी उसे अमोदिता की तेज आवाज सुनाई देती है, माँ क्या कर रही हो यहाँ बैठकर। अचानक से अमोदिता की आवाज सुनकर रजनी घबरा जाती है और उसके हाथ से वो कांच की बोतल छूट जाती है। बोतल को नीचे गिरता हुआ देखकर रजनी की जान हलक में आ गई थी। बोतल नीचे फर्श पर गिरकर फूटती उससे पहले ही रजनी पूरी फुर्ती के साथ वो बोतल पकड़ लेती है और उसे टूटने से बचा लेती है। जब रजनी उस बोतल को पकड़ती है और सही सलामत देखती है तब जाकर उसकी जान में जान आती है। अमोदिता बेफिक्र होकर कहती है, अरे वाह माँ, बढ़िया कैच था, तुम्हें तो इंडियन क्रिकेट टीम में होना चाहिए था, यहाँ पर क्या कर रही हो। अमोदिता की ये बात सुनकर रजनी को और गुस्सा आ जाता है और वो अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की। रजनी ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर वहां पर सो रहे सुदेश पर पड़ती है और वो अपना सारा गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाती है। रजनी धीरे से अमोदिता से कहती है, नालायक लड़की, तुझे जरा भी अंदाजा है अगर ये बोतल मेरे हाथ से टूट जाती तो क्या हो जाता। अमोदिता झट से बोलती है, क्या हो जाता माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इसमें बहुत बेशकीमती चीज रखी हुई है। इसके अंदर बेशकीमती चीज ही रखी हुई है, जरा गौर से देख इसे। जब अमोदिता बोतल को गौर से देखती है तो उसे भी वो नीला केचुआ दिखाई दे जाता है और वो अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, अरे माँ ये क्या, ये तो नीला केचुआ है, मैंने तो आज तक ऐसा केचुआ पहले कभी नहीं देखा। तुम इसका क्या करने वाली हो और ये तुम्हें कहाँ से मिल गया। अरे नालायक लड़की, इसे मैं नहीं तेरे पापा लेकर आए हैं और जितना मैं जानती हूँ ऐसे नीले केचुए जादूगरनियों के पास ही पाए जाते हैं, वो जरूर इसे किसी जादूगरनी से ही लेकर आए हैं। क्या कहा माँ तुमने, जादूगरनियाँ? क्या ये भी हम सौदाइनों की तरह ही काला जादू करती हैं? ये जो जादूगरनियाँ होती हैं ना, ये हम सौदाइनों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं, समझी। हम तो बस टोने टोटके करके काला जादू करते हैं, पर ये जादूगरनियाँ तो इंसानों के अंगों की बलि देती हैं काली शक्तियाँ पाने के लिए। इनके पास कई काली शक्तियाँ होती हैं जिससे ये कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा जादू दिखाती हैं कि तुम्हें तुम्हारी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, तभी तो इन्हें जादूगरनी कहते हैं। अमोदिता बड़े गौर से रजनी की सारी बातें सुन रही थी। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैंने किस्से कहानियों में सुना था कि यक्षिणी को नीले केचुए की मदद से कैद किया जाता है, पर आज इस नीले केचुए को देखकर ऐसा लग रहा है जो बात मैंने सुनी थी वो सच थी और आज रात तेरे पापा इस नीले केचुए की मदद से उस यक्षिणी को ही कैद करने वाले हैं। अमोदिता हैरानी के साथ पूछती है, पर कैसे माँ, ये नीला केचुआ तो इतना सा है, इसकी मदद से कैसे पापा उस यक्षिणी को कैद करेंगे। वो तो मुझे भी नहीं पता, सिर्फ जादूगरनियों को पता होती है ये बात, और वही बात उसने तेरे पापा को बताई होगी। माँ मुझे दिखाओ ना ये बोतल, मैं इसे खोल कर देखती हूँ, मुझे इस नीले केचुए को नजदीक से देखना है। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, पागल हो रही है क्या नालायक लड़की, ये कोई खेलने की चीज है क्या जो तुझे इसे नजदीक से देखना है। ये वो चीज है जो यक्षिणी को कैद करने वाला है, तो बेहतर यही है कि इसे हम ऐसे का ऐसा ही रख दें, इससे कोई छेड़छाड़ ना करे ताकि तेरे पापा यक्षिणी को आराम से कैद कर लें। और तुझे याद है ना,
आज रात तुझे युग को अपने वश में करना है। हाँ माँ, याद है, मैंने भी सारी तैयारी कर ली है। जो सामान आपने बताया था वो ले आई हूँ। बढ़िया है, एक तरफ यक्षिणी कैद होगी तो वहीं दूसरी तरफ युग तेरे वश में होगा। इसे कहते हैं डबल धमाल। इतना कहकर रजनी उस बॉटल को वापस से काले बैग के अंदर रख देती है। एक तरफ अमोदिता और रजनी युग को वश करने की प्लानिंग बना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ युग रोंका-मुचा घाट पर पहुंच गया था। युग रोंका-मुचा घाट की रेत पर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। युग अभी भी अपने आसपास यामिनी को ही ढूंढ रहा था, पर वो उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके मन में बार बार यामिनी का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। युग यामिनी को एक बार देखना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी ने उसके दिल पर अपना कब्जा कर लिया हो। युग किश्नोई नदी के अंदर अपना पहला कदम रख देता है। जैसे ही उसके पैरों से किश्नोई नदी का पानी टच होता है, उसे पीछे से यामिनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। युग बाबू, ओ युग बाबू। यामिनी की आवाज सुनकर युग मन ही मन खुश हो जाता है। वो एक अलग ही मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है, पर पीछे मुड़ते ही उसके चेहरे पर की वो मुस्कान चली जाती है जो कुछ देर पहले यामिनी की आवाज सुनकर आई थी। अब उसके चेहरे पर एक गहरी मायूसी छाई हुई थी। यामिनी उसके पीछे नहीं खड़ी हुई थी, ये उसका वहम था। युग खुद से बड़बड़ाता है, मुझे ऐसे क्यों लगा था जैसे यामिनी ने मुझे आवाज दी थी। ये मेरे कान ना आजकल कुछ ज्यादा ही बजने लगे, कुछ भी सुनाई देता है। इतना कहकर युग वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग ने अभी 1-2 कदम फिर से आगे बढ़ाए ही थे कि उसे फिर से यामिनी की आवाज सुनाई देती है। युग बाबू, अरे ओ युग बाबू। पर युग इस बार रुकता नहीं है, वो अपने कदम आगे बढ़ाते जाता है। उसे यही लग रहा था कि यह सब उसका कोई वहम था। फिर यामिनी की आवाज सुनाई देती है, अरे युग बाबू रुकिए ना। पर युग फिर भी नहीं रुकता है, वो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। अभी युग ने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी पीछे से कोई उसके ऊपर पानी फेंकने लग जाता है। जब युग को इस चीज का एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर पानी फेंक रहा है और वो पीछे मुड़ता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके पीछे और कोई नहीं, यामिनी खड़ी हुई थी और अपने दोनों हाथों में पानी भरकर हंसते हुए युग पर पानी फेंके जा रही थी। यामिनी ने नीली साड़ी पहनी हुई थी जो उसके गोरे बदन पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यामिनी नीली साड़ी पहनकर किसी जलपरी की तरह लग रही थी। युग यामिनी को पानी फेंकने से मना करते हुए कहता है, अरे यामिनी पानी क्यों फेंक रही हो मेरे ऊपर, रुक जाओ वरना मैं गीला हो जाऊंगा। यामिनी हंसते हुए फिर युग पर पानी फेंकते हुए कहती है, अब पानी नहीं फेंकूंगी तो क्या फेंकूंगी युग बाबू, कब से आपको आवाज दे रही हूँ पर आप है कि सुनते ही नहीं। किसके ख्यालों में खोए हुए हैं जरा मुझे भी बताइए। युग बड़बड़ाता है, तुम्हारे यामिनी। यामिनी चतुर नजरों से युग को देखते हुए कहती है, मतलब यामिनी की खूबसूरती का जादू चल गया। यामिनी चतुर नजरों से युग को देखते हुए कहती है, मतलब यामिनी की खूबसूरती का जादू चल गया। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा तुमने यामिनी? मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, जरा यहाँ पर तो आइए मेरे पास। बड़े दूर दूर भागते रहते हैं जब देखो, मुझ में क्या कांटे लगे हुए हैं युग बाबू। युग यामिनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि उसे पता था कि यामिनी मजाक करती रहती है, इसलिए वो चुपचाप अपने कदम यामिनी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग यामिनी के पास जाकर उससे पूछता है, तुमने आज मछली की दुकान क्यों नहीं लगाई? मैं कुछ देर पहले यहीं से तो निकला था, तुम मुझे दिखी नहीं। अरे युग बाबू, कैसे दुकान लगाती? दुकान लगाने के लिए मछली भी तो होना चाहिए ना। कल रात मछलियां जाल में फंसी ही नहीं। फंसती भी कैसे? मैं आपके पास जो आ गई थी आपसे मिलने के लिए, इसी चक्कर में जाल लगाना भूल गई। आपको पता है आपके कारण बाबा की कितनी डांट खानी पड़ी मुझे? युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, कल रात से याद आया, कल जब अभिमन्यु आया था तो तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मैं उससे तुम्हें मिलाने वाला था। यामिनी धीरे से कहती है, मैं वहां से भाग गई थी। युग हैरानी के साथ पूछता है, भाग गई थी पर क्यों? भागती नहीं तो क्या करती? मैं बेचारी अबला नारी वहां पर क्या करती? आपके दोस्त कितना पीकर आए थे। आप तो मेरे साथ कुछ नहीं करते, पर आपके वो दोस्त कर देते तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती ना, इसीलिए मैं मौका देखते ही वहां से भाग गई थी। युग को यामिनी की बात ठीक लगती है इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है, पर तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है और वो यामिनी से पूछता है, अरे आज तो गांव में मीटिंग रखी गई है ना, तुम उस मीटिंग में नहीं गई? उस मीटिंग में तो सबका जाना बहुत जरूरी है ना। युग बाबू, यामिनी से मीटिंग है, मीटिंग से यामिनी नहीं है। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछता है, मतलब ये कि अगर युग बाबू मैं मीटिंग में चली जाती तो मछलियां कौन पकड़ता?
ये गांव वालों का क्या है, ये तो जब देखो किसी भी बात पर मीटिंग रख देते हैं। इन्हें तो बैठे बिठाए पैसे मिलते हैं ना, और मुझे तो खुद का पेट भी पालना है और साथ में अपने बाबा का भी पालना है। आप ही बताइए, इस बात पर भी भला कोई मीटिंग रखता है कि क्या वांगला त्योहार मनाना है या नहीं? अब वो तो यक्षिणी के ऊपर है, वो वांगला त्योहार इन्हें मनाने देना चाहती है या फिर नहीं। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है यामिनी, ये इस साल यक्षिणी वांगला त्योहार मनाने देगी या फिर नहीं? यामिनी धीरे से जवाब देती है, आप क्या चाहते हैं युग बाबू? आप वांगला त्योहार मनाना चाहते हैं या नहीं? अगर आप मनाना चाहते हैं तो मैं यक्षिणी से बोल दूंगी कि कुछ ना करे, सबको खुशी खुशी वांगला त्योहार मनाने दे। युग हैरानी के साथ यामिनी को घूरने लग जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है कि यामिनी क्या बोल रही है। यामिनी हंसते हुए कहती है, क्या युग बाबू, आप तो ना जरा जरा सी बात पर सीरियस हो जाते हैं, मजाक भी नहीं समझते हैं। यक्षिणी कोई मेरी दोस्त थोड़ी है कि मुझे पता होगा कि वो गांव वालों को वांगला त्योहार मनाने देगी या फिर नहीं। अब वो तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा कि यक्षिणी क्या चाहती है। युग अभी भी यामिनी की ही आंखों में देखे जा रहा था। यामिनी ये बात नोटिस कर लेती है और युग को टोकते हुए कहती है, अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मेरी आंखों में? मेरी आंखें क्या आपकी वो एक्स गर्लफ्रेंड, क्या नाम बताया था आपने? हाँ, शालिनी, उससे खूबसूरत है क्या? युग के मन में तो आता है कि वो यामिनी से बोले कि यामिनी की आंखें शालिनी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, पर वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप खड़ा रहता है। यामिनी ही शर्माते हुए कहती है, मुझे पता था युग बाबू, मेरी आंखें आपकी वो शालिनी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। युग बिचकते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं यही सोच रहा था? यामिनी धीरे से कहती है, आपको एक राज की बात बताऊं, मुझे मन पढ़ना भी आता है। मैं इंसान को देखते ही समझ जाती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। यामिनी बात को पलटते हुए कहती है, चलिए ये सब छोड़िए, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। आपको ऑर्गेनिक खेती के स्टार्टअप शुरू करने के पहले गांव घूमना था ना, चलिए घुमा कर लाती हूँ। युग शॉक्ड होते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप खोलना है और उसके लिए गाँव घूमना है? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे युग बाबू, उसी दिन तो आपने मुझे बताई थी ये बात, कहा था कि आप स्टार्टअप के लिए ही बैंगलोर छोड़कर गांव आए हैं, और यक्षिणी को ताने भी तो दे रहे थे, कह रहे थे क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। आपके स्टार्टअप के बीच में यक्षिणी आ गई, पर देखा जाए तो यक्षिणी आपके स्टार्टअप के बीच में नहीं आई है, बल्कि आप उसके बीच में आ रहे हैं। आप ही बताइए, आप इतने दिनों से उस ग्रेवयार्ड कोठी में रह रहे हैं, तो उसने आपको कुछ किया क्या? कुछ नुकसान पहुंचाया? युग धीरे से कहता है, नहीं किया, कुछ नहीं किया। वही तो, आप यक्षिणी के अभिशाप के बीच में मत आइए, यक्षिणी आपके स्टार्टअप के बीच में नहीं आएगी। यामिनी, मुझे वही तो पता करना है कि आखिर वो अभिशाप है क्या जिसके कारण वो ये सब कर रही है। मैं तो उसे ही मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। युग बाबू, यक्षिणी को उसके अभिशाप से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, समझे आप? इसलिए बेहतर यही होगा कि यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता करना छोड़ दीजिए। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको, पर आप हैं कि जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं। कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि यक्षिणी ने आपके पापा को भी अपना शिकार बनाया था? यामिनी का सवाल सुनकर युग चुप हो जाता है। यामिनी फिर पूछती है, बोलिए युग बाबू, आप चुप क्यों हो गए? ये सब आप यक्षिणी से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहे? युग यामिनी की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं यामिनी, ये सब तो मैं गांव वालों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना तुम भी जानती हो आने वाली अमावस्या को फिर यक्षिणी किसी मर्द को अपना शिकार बनाएगी, और ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं उसके अभिशाप का पता लगाना चाहता हूँ और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। अभिशाप से याद आया, उस दिन तुम मुझे भक्षानर के बारे में कुछ बता रही थी। बताओ यामिनी, तुम मुझे भक्षानर के बारे में क्या बताने वाली थी? यामिनी अनजान बनते हुए कहती है, कौन भक्षानर युग बाबू? आप किस भक्षानर की बात कर रहे हैं? युग चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी मजाक मत करो, अभी ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम उस दिन भक्षानर के बारे में बता रही थी ना, तभी अभिमन्यु आ गया था। अरे वही भक्षानर जिसने साधना करके यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था, उसके लोक से। मैं उसी भक्षानर के बारे में बात कर रहा हूँ। यामिनी कुछ याद करने का दिखावा करते हुए कहती है, अच्छा, आप उस भक्षानर की बात कर रहे हैं? युग यामिनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ वही भक्षानर। बताओ यामिनी, तुम मुझे उसके बारे में क्या बताने वाली थी उस दिन?
यही तो बताने वाली थी युग बाबू, जो अभी आपने बोला कि भक्षानर ने ही द्वापर युग के अंत में यक्षिणी को पृथ्वीलोक पर बुलाया था। युग उदासी के साथ कहता है, क्या तुम मुझे यही बताने वाली थी? क्या तुम भक्षानर के बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया था और क्या चाहता था? नहीं युग बाबू, मुझे नहीं पता भक्षानर कौन था और वो क्या चाहता था। मुझे बस इतना पता है कि भक्षानर ने ही यक्षिणी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वीलोक पर बुलाया था, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नहीं यामिनी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और ये झूठ तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है? जितना मुझे यक्षिणी और भक्षानर के बारे में पता था वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। युग जानता था कि यामिनी भक्षानर के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानती थी, इसलिए वो नाटक करते हुए उदास होते हुए कहता है, मतलब तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती? नहीं युग बाबू, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती। युग नजरें तिरछी करते हुए कहता है, फिर किस बात की दोस्ती यामिनी, जब तुम अपने दोस्त की ही मदद नहीं कर सकती? दोस्ती में तो लोग जान तक दे देते हैं, और तुम हो कि मुझे एक भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बता सकती। यामिनी युग की ये चालाकी समझ जाती है और कहती है, युग बाबू, आप ना हर बार बस ऐसे ही मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहिए। पिछली बार भी आपने यही किया था मेरे साथ, और यक्षिणी के बारे में जान लिया था। युग मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तो प्लीज इस बार भी भक्षानर के बारे में कुछ बता दो ना यामिनी, प्लीज देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। युग का मासूम चेहरा देखकर यामिनी युग की बातों में आ जाती है और कहती है, युग बाबू, मुझे भक्षानर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि बाबा ने यक्षिणी और भक्षानर के बारे में इतना ही मुझे बताया था। पर जब मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि भक्षानर कौन है, तो उन्होंने कहा था सौदाइनों को भक्षानर के बारे में सब कुछ पता होता है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अब ये सौदाइन क्या होती है? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, सौदाइन क्या होती है, अगर ये सवाल आप गांव में किसी से भी पूछेंगे तो गांव का बच्चा बच्चा बता देगा, पर ये सौदाइनें कहाँ मिलेंगी ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर ऐसा क्यों? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, कहते हैं ये सौदाइनें इंसानों के बीच में ही रहती हैं, उनसे घुल मिलकर, पर उन्हीं के साथ रहते हुए टोने टोटके भी करती हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। और यदि इन्हें कोई टोने टोटके करते हुए देख लेता है या उन्हें पता चल जाता है कि वो सौदाइन है, तो सौदाइन अपने काले जादू की मदद से उन इंसानों को अधमरा कर देती हैं, या फिर ऐसा टोना करती हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, अपनी याददाश्त भूल जाता है। इसलिए आप बचकर रहिएगा इन सौदाइनों के चक्कर से। यामिनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, अच्छा युग बाबू, अब मैं जाती हूँ। जाती हूँ? पर कहाँ? तुम तो मुझे गाँव घुमाने वाली थी ना। मैं आपको गाँव घुमाने वाली थी, पर अब नहीं युग बाबू, अब मुझे शिकार करने जाना है। शिकार करने जाना है? पर किसका यामिनी? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे शिकार तो मैं आपका करना चाहती हूँ युग बाबू, पर आप मुझे अपना शिकार करने कहाँ देंगे, इसलिए मछलियों का ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा था आपको गांव घुमाऊंगी, पर आप तो यक्षिणी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। मुझे नहीं लगता आपकी और मेरी ज्यादा जम पाएगी। युग यामिनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अपना ध्यान रखिएगा युग बाबू, हो सकता है कि यक्षिणी का अगला शिकार आप ही हो, क्योंकि जो यक्षिणी को परेशान करता है या उसके रास्ते में आता है वो उसी को अपना शिकार बनाती है। कहीं ऐसा ना हो इस अमावस्या को आपका शिकार हो जाए। इतना कहकर यामिनी वहां से चली जाती है और युग कुछ नहीं कर पाता। उसका मन तो कर रहा था कि वो यामिनी को रोके और उससे बोले कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारे साथ गांव की सैर करनी है, पर यह बात उसके दिल में कहीं दब कर रह जाती है। कई बार हमारे साथ ये होता है कि सामने वाले से हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पाते। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर एटीट्यूड होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। इस तरफ अभिमन्यु, कायर और कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गए थे और युग के आने का इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु और कायर सोफे पर बैठे हुए थे और कछुआ वहीं पर खड़े होकर अपना मोबाइल चला रहा था। कायर अभिमन्यु से पूछता है, यार ये युग अभी तक आया क्यों नहीं? ये तो मीटिंग में से हमसे पहले ही निकल गया था, अब तक तो इसे पहुंच जाना चाहिए था। अभिमन्यु युग की फिक्र करते हुए कहता है, हाँ यार, अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया। इसका भी ना कुछ अता पता ही नहीं रहता, पता नहीं क्या क्या करते रहता है। ए कछुए, जरा ये युग को फोन करके तो पूछ कहाँ तक पहुंचा, अभी तक आया क्यों नहीं? कछुआ अपना मोबाइल चलाते हुए कहता है, अभी मैं जरूरी काम कर रहा हूँ,
तुम लोग अपने मोबाइल से युग को फोन लगा लो। अभिमन्यु झट से कहता है, अरे मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा है, वरना मैं ही लगा देता, तुझसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। कायर कछुए पर भिनकते हुए कहता है, अबे कछुए तो इतना क्या भाव खा रहा है, लगा देना चुपचाप युग को फोन। और ऐसा क्या जरूरी काम कर रहा है जो युग को फोन नहीं लगा सकता? कहीं तू फेसबुक तो नहीं चला रहा, और अभी तक यही तो चेक नहीं कर रहा कि तेरी वर्चस्विनी जी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी या नहीं। कछुआ नजरें टेढ़ी करते हुए कहता है, हाँ वही चेक कर रहा हूँ कि मेरी वर्चू ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी या नहीं। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार कछुए तुझे कितनी बार समझाया कि वर्चस्विनी जी तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली, पर तू हमारी बात सुनता क्यों नहीं है? ये पागलपन छोड़ क्यों नहीं देता? कछुआ मायूस होते हुए कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? भला अपने प्यार को भी कोई छोड़ता है क्या? मैं अपनी वर्चू को पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना, मेरी वर्चू मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट करेगी। कायर कछुए पर दबाव बनाते हुए कहता है, लिख के ले ले, वर्चस्विनी जी तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली तो नहीं करने वाली, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कहाँ वर्चस्विनी जी और कहाँ तू? कायर ने इतना कहा ही था कि तभी कछुआ अपना मोबाइल देखकर खुश हो जाता है और उचकते हुए कहता है, यस यस यस, मुझे पता था जरूर ऐसा ही होगा। थैंक्स भगवान, आज पूरे 10 नारियल चढ़ाऊंगा। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? क्या बोल रहा था तू? वर्चस्विनी जी मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली। कछुआ अपना मोबाइल कायर को दिखाते हुए कहता है, ये देख, वर्चस्विनी जी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैं कहता था ना तुमसे कि मेरी वर्चू भी मुझसे प्यार करती है, बस जाहिर नहीं करती। ये देखो, इसका जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, अबे सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया हो। कछुआ अपने मोबाइल में वर्चस्विनी की प्रोफाइल ओपन करते हुए कहता है, अभी देखता हूँ मेरी वर्चू ने क्या क्या पोस्ट डाली है और उसे क्या क्या पसंद है। इस फेसबुक से इंसान के बारे में सब पता चल जाता है कि वो किस टाइप का है, यही इसकी खास बात है। कछुआ वर्चस्विनी के द्वारा अपलोड की गई पोस्ट देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ती है जिसमें वर्चस्विनी और एक बच्ची थी। कछुआ उस फोटो में लिखा कैप्शन पढ़ते हुए कहता है, मी एंड माई क्यूट डॉल। कायर मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहता है, अबे अनपढ़, वो डॉल नहीं लिखा है, डॉटर लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये बच्ची वर्चस्विनी जी की बेटी है। तेरी वर्चू शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, समझा?